यूपी बोर्ड परीक्षा का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को अभी एक क्रम से बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, और जहां कुछ हो शेयर भी करिए इसको। तो चलिए पहला सवाल है, यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है, यदि यल का एक समुच्चय है, यल में कुछ भी हो सकता है, L1 L2 कुछ भी हो सकता है, और इसका संबंध दिया है L1 L2, यानी x भी L1 है, y क्या है L2 है, और L1 L2 की संबंध क्या है कि लंब है। तो कह रहे इसमें से कौन उत्तर इसका परफेक्ट होगा, कि जो संबंध है वो स्वतुल्य के लिए है कि सममित के लिए है कि संक्रामक के लिए। पहले चलो उसे जानते हैं स्वतुल्य में क्या होता है। स्वतुल्य में हम जानते हैं x और x दोनों बराबर होने चाहिए, यानी जैसे आपको कहा जाता है कि a और a दोनों अगर रहेंगे तभी आपका स्वतुल्य होगा। अगर दोनों बराबर नहीं है x और y के मान तो स्वतुल्य नहीं है। अब चलिए सममित में क्या होता है। सममित में होता है x, y या y, x। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, अगर किसी भी संबंध में x, y का मान और फिर y, x, यानी x का y में फिर y का x में परिवर्तन हो जाने पर भी मान में परिवर्तन ना आए तो वो हमारा सममित कहलाएगा। लेकिन संक्रामक के लिए क्या होता है, और यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसमें आपका ये काम हो जा रहा है L1 लंब L2 बोलिए या L2 लंब L1 कहिए, ये नियम इसमें लागू हो रहा है। इसलिए इसके लिए सही उत्तर तो यही होगा, इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि लंब है तो लंब L1 L2 पे कहिए चाहे L2 L1 पे कहिए, तो ये आपका नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, अतः यह सम्मिलित होगा। संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए नियम होता है x, y फिर y, z हो, और फिर अंत में ये अगर x, z सिद्ध हो जाए, अगर x, z सिद्ध हो जाए तो ये संक्रामक होगा। अर्थात इसमें तीन पदों की x, y, z की भी तीन लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आपका मेन आंसर यही होगा, सम्मिलित होगा, क्योंकि ये लंब है। देखिए दूसरा सवाल है फलन f, जहां पर r यानी रियल नंबर है, x भी और जो मान प्राप्त होगा वो भी रियल ही नंबर होगा, यानी x और y दोनों ही रियल होंगे। फलन है आपका fx बराबर x²। तो देखिए इसका ट्रिक है कि अगर इसका घात सम रहेगा तो न तो एक एकी होगा न ही आच्छादक होगा, और अगर विषम घात रहेगा तो एक एकी एवं आच्छादक होगा। तो मतलब ये कहने का हुआ इसका उत्तर तो यही होगा। आप तुरंत क्लियर कर दे, लेकिन लगाएंगे कैसे इसके लिए थोड़ा देखते हैं। आप लोग जानते हो fx बराबर क्या दिया है x²। तो पहले हम x1 करते हैं, तो x1 का स्क्वायर हो गया, या फिर x2 करेंगे क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। जब हम लोग fx1 बराबर क्या करते हैं fx2 करेंगे तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो अपने आप x1 बराबर आपके दो मान आ गए, तो दो मान आ गए, जब दो मान आ गए तो अपने आप क्या हो गया, ये क्या कहते हैं बहुएक हो गया। क्या हो गया, बहुएक हो गया। अब आच्छादक के लिए नियम होता है कि जो भी मान रखा जाए, जो भी मान रखा जाए, जो भी प्राप्त हो, वो दोनों मान क्या होने चाहिए, दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हम चलिए रख देते हैं, एक अगर रखेंगे तो वर्ग करने पर इसका मान कितना आएगा, x का मान 1 रखेंगे तो x² का मान आपका क्या आ गया, 1 ही आया। लेकिन अगर हम ऋण 1 रख रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, तब भी 1 आ रहा है। इसलिए ये ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक। देखिए थोड़ा सा इसमें आप लोग, जो आच्छादक की बात होती है, आच्छादक तभी होगा जब x और y दोनों फलनों के क्या कहते हैं मान आपस में बराबर होने या संतुष्ट होने चाहिए। जैसे हम लेते हैं, जैसे आपका मैंने कह दिया y बराबर आपका दिया है x²,
तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई। अगर हर एक मान के लिए, अगर जैसे हमने मान लिख दिया कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान जो होगा वास्तविक होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर है। अब देखिए जैसे y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रत्येक वास्तविक मान के प्रत्येक मान, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, मान के लिए x का प्रत्येक मान r नहीं होगा, अतः यह आच्छादक भी नहीं है, अतः यह आच्छादक भी नहीं है। देखिए इसको इसलिए बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में जो बहुविकल्पी दिया रहता है अगले साल वो आपका सवाल भी बना देता है, इसलिए आप इसको लगाना सीखे रहिए कि कब आच्छादक होगा और कब आच्छादक नहीं होगा। अगर यही पे जैसे अगर यहाँ पे y का मान एक रख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या तो सब होती है, तो इसलिए इसके मान को दोबारा हम वास्तविक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऋण अंडर रूट 3 रहेगा, ऋण 3 रहेगा कहीं में, इसका वास्तविक मान नहीं प्राप्त होगा, अतः यह न तो एकाकी है नहीं आच्छादक। बहुविकल्पी के लिए सिंपल नियम है, अगर घात विषम संख्या रहेगा तो आप लिख देंगे एकाकी और आच्छादक है, एकाकी और आच्छादक है। लेकिन अगर यही घात क्या होगा विषम संख्या, सम संख्या रहेगा तो न एकाकी है न ही आच्छादक है। अब देखिए यही सवाल आपका है, अब की बात देखिए इसके ऊपर घात एक है, सम है, मतलब विषम है, तो ये एकाकी और आच्छादक होगा। अब की बार ये नहीं होगा आंसर, इसका आंसर ऐसे होगा, लेकिन कैसे होगा चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले f(x1) आप जैसे करेंगे 2x1 हो जाएगा, f(x2) करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। f(x1) बराबर f(x2) करके हम पता करते हैं, अगर एक मान आएगा तो एकाकी है, 2x1 बराबर 2x2, तो x1 बराबर x2 आ गया, अतः फलन क्या है एकाकी है, फलन एकाकी है, फलन आपका एकाकी है। अब देखिए अब हमारे पास सवाल दिया है y बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा y/2, y का जो भी मान रखेंगे y के सभी वास्तविक मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए, चाहे अगर ऋण में रख देंगे तब भी ऋण आएगा, धन में रखेंगे तब भी धन आएगा, कर्ण होने की चांस ही नहीं है। y के सभी वास्तविक मानों के लिए x के वास्तविक मान प्राप्त होंगे, x के वास्तविक मान प्राप्त होंगे, अतः यह आच्छादक भी होगा, अतः यह क्या होगा आच्छादक होगा। तो आपका ये सवाल है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आच्छादक कब होगा और एकाकी कब होगा। आपका ये सवाल दिया है कि सिद्ध करो कि, ये चौथी सवाल है, सिद्ध करो कि समुच्चय A जहां x अवयव है z का, यानी x जो है वो पूर्णांक है, z माने पूर्णांक संख्या हो गई, सभी नंबरों के लिए हो गया, और x का मान 12 से 0 से लेकर 12 के बीच में है, तो दिए गए संबंधों में से R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध तभी होता है जब तीनों नियम काम आपके होते हैं, यानी स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक अगर आपसे सिद्ध कर दे कि तभी तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे पहला सवाल है कि a, b जो है a - b 4 का गुणज है, a - b क्या है 4 का गुणज है, तो हम पहले a के लिए हम स्वतुल्य संबंध लेके चलते हैं, स्वतुल्य संबंध हम चल रहे हैं, सिद्ध करने होगा कि नहीं। चलिए दिया है a, b और मान लिया है कि a - b जो है 4 का गुणज है, a - b क्या है 4 का
गुणज है, ये दिया है। अब समतुल्य में a कामा a होगा, समतुल्य में क्या होगा a कामा a, क्योंकि दोनों ही मान क्या होते हैं बराबर हो जाएंगे। चलिए अच्छा, तो a कामा a जब करेंगे तो a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 0 4 का गुणज है, यानी 4 से भाग देने पड़ जाएगा। अब 0 हम जब 4 से भाग देंगे तो 4 से कट जाता है 0 ही, 4 से कट जाए क्या आ जाएगा 0 आएगा, यानी 4 का गुणज है 4 से चला जाता है। अब हमारा ये समतुल्य संबंध है, ये हमारा क्या हो गया समतुल्य संबंध है, यानी 4 से भाग हो गया, यानी 4 का गुणज है। समझ गए। अब अगला आते हैं हम लोग, लेकिन इस सवाल में एक शब्द दिया गया है कि आप जो भी संख्या लेंगे वो यहाँ देखिए एक से बड़ा लेंगे, एक लेकिन जीरो के लिए सब वही हो जाएगा, इसमें सब जीरो है, जबकि a माइनस बी है, जब दोनों मान बराबर है तो जीरो ही आएगा और जीरो में आपका कट जाएगा। और ऐसे मान लीजिए जो 4 के आपके गुणज हों। चलिए आगे देखते हैं। जीरो आएगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो भी जो मानेंगे उसके घर पे जीरो आएगा। ये समतुल्य संबंध है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा नियम आता है सममित, सममित संबंध। पहले जानिए सममित में संबंध में होता क्या है। यदि a कामा b दिया है तो b कामा a आपका मैच करना चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए। चलिए अच्छा, और a कामा b के लिए नियम दिया है क्या कि a माइनस b क्या है 4, ये है आपका जो है 4 का गुणज, 4 का क्या है गुणज है, यानी 4 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 4 का गुणज है, यानी a माइनस b बराबर आपका क्या आ गया 4k, के कुछ भी हो सकता है, k का मान कुछ भी हो सकता है। तो अब हम चेंज करके देखेंगे, b माइनस a करके चेंज करेंगे। तो b कामा a के लिए, b कामा a के लिए चलते हैं, तो जब हम b माइनस a कर देंगे तो अब आपका ये क्या हो जाएगा माइनस 4k। तो 4 का गुणज अभी भी है ना, k का मान कुछ भी हो सकता है, आप 4 से गुणा कर दे, 4 का गुणज है 4 आ रहा है, अतः आप क्या कहोगे कि यह सममित है, यह सममित संबंध है। इसलिए सममित संबंध है कि इसमें भी 4 का गुणज है। अब चलिए हम तीसरा लेके चलते हैं, संक्रामक संबंध में आते हैं सिद्ध करने। संक्रामक संबंध बहुत ही अच्छा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर बच्चे इसी में आके फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें एक दो तो दिया ही रहता है, तीसरा पद पता नहीं रहता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब आपके पास जैसे a कामा b दिया है, तो संबंध आपके पास क्या है मॉड ऑफ a माइनस b बराबर आपने क्या कर दिया 4k। 4k का मतलब हुआ कि 4 का गुणज है, एक बार दो बार चार बार फिर पांच बार कुछ भी आ सकता है। चलिए अच्छा, और b कामा c अगर कोई होगा, मैंने माना b कामा c, तो b कामा c के लिए क्या हो जाएगा b कामा c के लिए आपका हो जाएगा b माइनस c। अब यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, k1 मान लेते हैं, इसको k2 मान लेते हैं। अगर ये भी 4 का गुणज होगा तो 4 के साथ कोई न कोई अवयव आएगा। 4 का गुणज ये नहीं होता कि 4 का 4, 4 तो 8 भी होता है, 4 तिहाई 12 भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ये k1 k2 और अलग अलग की संख्याएं हैं, सब वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है जेड में। अब अच्छा देखा जाए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अगर एक काम किया जाए, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दिया जाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस ये b कट जाएंगे, a माइनस b प्लस b माइनस c बराबर 4k1 प्लस 4k2। अब देखा जाए b कट गया तो आ गया a माइनस c, a माइनस c बराबर 4 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा k1 प्लस k2।
तो अब देखा जाए तो a माइनस सी भी आ गया। हम यही तो चाहते थे कि a माइनस बी दिया हो, उसके लिए भी 4 का गुणन है, b माइनस सी हो उसके लिए भी 4 का गुणन है, तो a माइनस सी भी क्या आ गया, 4 का गुणन हो गया। अर्थात आपका बन गया a माइनस बी, या कह सकते हो a कामा b से क्या बना, b कामा c, और इन दोनों के कारण क्या बन गया, a कामा c भी है। a कामा c भी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। तो सबसे मेन चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तीनों जब तक संबंध नहीं होंगे तब तक तुल्यता संबंध आपका काम नहीं करेगा। अब इसी में थोड़ा सा देखिए, a कामा b और a बराबर b, करें इसको हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे नंबर 1 पे हम लोग करते हैं क्या, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अब आपका दिया है a कामा b के लिए a बराबर b दिया है, तो a कामा a के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर a, अर्थात हमारे दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। हमने बताया है कि स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है, x और y दोनों ही बराबर होने चाहिए। x y दोनों ही बराबर आ गए, मान बराबर आ गया। दूसरा सममित संबंध, कौन संबंध हम लोग लेके चल रहे हैं, सममित संबंध के लिए क्या होता है, पहले कुछ दिमाग में रखिए हल्का सा। हम जानते हैं अगर a कामा b दिया हो और उससे क्या बन जाए, b कामा a हो जाए तो हमारा सममित संबंध होता है। तो चलिए चेक करते हैं, a कामा b के लिए संबंध क्या है, a बराबर b, और b कामा a के लिए भी संबंध क्या हो जाएगा, b बराबर a। अभी भी तो बराबर है, चाहे a बराबर b कहिए चाहे b बराबर a, अतः यह क्या है, अतः यह सममित संबंध है, क्योंकि दोनों मान बराबर हैं, यह सममित है। तीसरा आता है संक्रामक, यही सबसे खतरनाक है। संक्रामक जो होता है, आपने a कामा b लिया, इसका मतलब हुआ a बराबर b, तो मैंने माना एक पद इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है b कामा c, तो आप लोग बताइए b बराबर c हुआ नहीं। अच्छा क्या बताइए, a बराबर b है तो b बराबर c, तो a बराबर c नहीं कह सकते, क्योंकि a का मान b के बराबर है, b का मान c के बराबर है, a बराबर c। अतः a कामा c भी होगा, a कामा c भी हो गया। अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह क्या है, संक्रामक संबंध है। सभी बच्चे ध्यान दें, इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अब अगले सवाल के लिए, जहां प्राकृतिक संख्या के लिए संबंध r में निम्नलिखित परिभाषित है, यानी जो भी संख्या लेंगे वो प्राकृतिक ही होना चाहिए, x भी और जो प्राप्त हो y भी। समझ गए, इसी ध्यान दीजिए, जो यहाँ दिया रहता है x माना जाता है, जो प्राप्त होता है उसको y माना जाता है। और b का मान, जो हमारा संबंध है a कामा b में, a बराबर b माइनस 2 और b का मान 6 से अधिक, तो पहले देखिए b मतलब हमारा y का मान। इन सभी तीनों बहुविकल्पी प्रश्नों में पहले देखिए कि 6 से अधिक कौन है। 6 से अधिक आपका ये तो पहले हो गया कि नहीं होगा आंसर, 6 से अधिक कौन है, 6 से अधिक 8 है, 8 है। अब इसके बाद देखिए, अब ये भी देखिए कि 8 में से अगर 2 घटेगा तो a का मान यानी x का मान 6 आना चाहिए। तो 8 में 2 गई 6, 8 में से अगर 2 जाएगा 3 कभी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, इसलिए आपका उत्तर यही होगा 6 का मान 8। अब देखिए ये सवाल दिया है, f(x) बराबर mod of x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन आपका वास्तविक संख्याओं के लिए यह क्या होगा, एकैकी होगा या छादक होगा कि बहुविक होगा, क्या होगा, इसको चलो हम लोग निकालने चलते हैं। चलिए हमारा सवाल है f(x) बराबर mod of x, अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो
इसका मान 1 प्राप्त होगा। अगर यही ऋण 1 रख देते हैं तो इसका भी मान 1 प्राप्त होगा। अतः 1 और ऋण 1 दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अतः यह एकाएकी नहीं है, यह एकाएकी नहीं है। एकाएकी तो नहीं है, बहुयुक्त है लेकिन एकाएकी नहीं है। अब इसको देखिए आगे। अब देखिए, अब हमको देखना है। अब आप जानते हैं y बराबर मॉड ऑफ x दिया है, तो अब हम किसी भी प्रकार से अगर हम x बराबर करें तो x का कोई भी मान रखें तो x बराबर आपका क्या कहते हैं मॉड ऑफ y अगर कर दिया जाए, क्या मॉड ऑफ y रखने में फिर x हमको मान प्राप्त होगा, ये देखा जाए। अतः यहाँ पर ध्यान दीजिए, y का अगर हम ऋण मान रखेंगे, y का मान ऋणात्मक लेंगे तो x के ऋणात्मक मान, अगर हम y का मान ऋणात्मक लेंगे, y का मान ऋणात्मक लेंगे तो x के ऋणात्मक मान, तो x का ऋणात्मक मान कभी नहीं प्राप्त होगा, कभी प्राप्त नहीं होगा। अतः कभी भी नहीं। भाई देखिए, अगर हम इसमें ध्यान रखें तो आपका धन आ रहा है, ऋण रखे तब भी धन आ रहा है, लेकिन ये सब धन आ रहा था। लेकिन y का अगर हम वास्तविक संख्या रखेंगे तो ऋण रखेंगे तो आपको ऋण मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि x जो है वास्तविक संख्या है, ये ऋण भी है और धन भी है। तो अगर हम इसमें कोई भी मान रखेंगे तो x के ऋण वाले मान हमारे बचे जा रहे हैं, अतः पूरा आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। अतः क्या कहोगे, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। मॉड वाले सवालों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न जब बनेगा तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा, मॉड वाले जो भी रहेंगे वो न एकाकी होंगे न ही आच्छादक।